हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन कर रहे थे, जीव विज्ञान वाला पोर्शन हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई थिंक उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, वो चैप्टर्स आपके एकदम क्लियर होंगे। हमने स्टार्ट कर दिया था जीव विज्ञान वाला पोर्शन। जीव विज्ञान के अंदर भी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 कौन सा था? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, आपका भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। और दूसरा चैप्टर था आपका ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र के बारे में। तो आई थिंक आपको दोनों चैप्टर्स एकदम क्लियर होंगे, एकदम समझ में आ गए होंगे, साथ साथ अब याद भी करते जा रहे होंगे क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। तो ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, आपको आनुवांशिकी के बारे में जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे मेंडलवाद, फिर हम देखेंगे मेंडलवाद की वापस पुनर्खोज हुई है तो वो क्या खोज थी, किसने करी थी वो खोज। फिर हम देखेंगे कि आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स के ऊपर रिलेटेड, इससे बहुत सारे लास्ट टाइम क्वेश्चंस बने थे जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और एक है इंपॉर्टेंट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस तो ये पढ़ेंगे। इसमें आपके 3 लॉज उन्होंने दिए हैं, वो तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है, साथ के साथ पढ़ते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन से, बेसिक आपकी जो इंट्रोडक्शन है आपकी जो आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की। देखिए जेनेटिक्स में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, जीन। ठीक है, ये जीन वर्ड क्या है, कैसे आया? आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा सेल्स के बारे में। सेल्स का आपने एक स्ट्रक्चर देखा था। सेल्स के अंदर आपने क्या देखा था कि एक सेंटर में आपका एक न्यूक्लियस होता था, आपका केंद्र होता था, और वहां पे होते थे आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स से होते थे आपके जीन्स। तो ये जीन ही है ना, ये हर चीज की आपकी आनुवांशिकी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके जो जीन्स के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है। आपके जो जीन्स, अब आपके ह्यूमंस के बारे में कहते हैं, सेल्स तो सब में होती है, ह्यूमंस में हो, प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, उन सेल्स में जो आपके जीन्स हैं, उन जीन्स से ही आपके जो आपकी ट्रेट्स है, आपके जो लक्षण है, वो आगे जाके ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लक्षण, कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए कि पूरा जेनेटिक्स है वो आपके इस जीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने को पता है सेल्स होती है, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था कि सेल्स होती हैं। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? आपकी टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज आपके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से आपका सिस्टम बनता था, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने बहुत सारे सिस्टम्स भी स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम इसकी सबसे बेसिक यूनिट जो आपकी सेल थी, सेल की अंदर जो आपके जीन्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आनुवांशिकी अब होता क्या, आनुवांशिकी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, पहले अपन वो देख लेते हैं। आनुवांशिकी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात की रही। ठीक है, आनुवांशिक की तो जहाँ पे आनुवांशिकी लक्षणों या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। पर बात यह है आनुवांशिक लक्षण होते क्या हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं होती क्या हैं। हम वर्ड्स और डेफिनेशन बना देंगे, वह शाखा जहां आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है, आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जा रहा है। पर हमारे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक विभिन्नता होती क्या है, हेरिडिटरी होती क्या है। ठीक है, अपन इस बारे में देखेंगे। लेकिन आपको पता है जेनेटिक्स का सबसे किसने खोज, इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था? ये वर्ड दिया था बैटसन ने 1905 के अंदर, 1905 के अंदर बैटसन ने वर्ड दिया था। और जैसा कि मैंने बोला था कि जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट जीन्स, तो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जेनेटिक्स वर्ड किस वर्ड से बना हुआ है? जीन से। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है जीन। ऑब्वियसली वर्ड देख के समझ में आ गया होगा, जेनेटिक्स के अंदर आपको जीन आता ही है, इस सारा इस जीन के ऊपर ही है। ठीक है, तो पहले आपको बस इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। आपको ये किसने इसकी खोज की थी? बैटसन ने। इसका वर्ड ये किसने दिया? जेनेटिक्स, दैट इज बैटसन ने दिया है। और एक ग्रीक भाषा का शब्द जीन। आपको पॉइंट्स अगर आपको आ जाए आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो आपको पहले 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देखिए चैप्टर है आपका 4 नंबर का, तो इसके अंदर से आपके क्या हो सकता है कि आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएं, या कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर का, 1 नंबर का, या फिर आपके शब्दावलियों को लेके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अपन वो देखते हुए चलेंगे। आप इसकी डेफिनेशन अगर आपको नोट डाउन करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं आनुवांशिक लक्षण होता क्या है, हेरिडिटरी होता क्या है। नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आनुवांशिक लक्षण क्या होता है।
आप घर में हमारे एक जैसे मानते हैं कि एक पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन अपने पेरेंट्स को मान लेते हैं, ठीक है, और अपन खुद है, अपन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जो अपने पेरेंट्स से आई होती है। जैसे कि मे बी आपने तभी देखा होगा कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, किस पे गया ये, ठीक है, ऐसे बोलते नहीं इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई है, इसकी बाल इसकी पापा पे गए हैं, या फिर इसकी नाक यहाँ गई, नाक दादी पे गई है, बुआ पे गई है, अपन ये सब बोलते हैं। ये सब क्या चीज़ है, मतलब वो जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते जा रहे हैं, वो उनकी जैसे सिमिलर्स हैं, ठीक है। तो यही होता है वो लक्षण जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे तक आ रहे हैं, यानी आपके जो जनक है उनसे संतति की तरफ आ रहे हैं, वो लक्षण ही कहलाए जाते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब विभिन्नताएं कहाँ से आ गई, विभिन्नताएं ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें सेम नहीं भी तो होती है। मे बी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स के बाल तो एकदम स्ट्रेट हैं पर आपके बाल कर्ली हैं, या फिर उनकी आइज तो ब्लैक है पर आपकी आइज ब्राउन है। तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस भी हों और हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज भी हों, इसलिए बोला गया ये वर्ड आनुवांशिक लक्षण और विभिन्नताएं, ठीक है। ये लक्षण और विभिन्नताएं दोनों सेम, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो आनुवांशिक लक्षण समझ में आ गए होंगे कि वो लक्षण जो आपके जनक से संतति की तरफ आते हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स से आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ऑफस्प्रिंग्स आ रही है, वहां पे जो आपकी ट्रेट्स है जो ट्रांसफर होते जा रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है आपका आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। तो इसकी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो जनक से संतति हो जाएगी आपकी ऑफस्प्रिंग्स और जनक हो जाएंगे आपके पेरेंट। ट्रांसमिट होते हैं, इनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये वर्ड पहली बार किसने दिया था, स्पेंसर ने। साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं, स्पेंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है आनुवांशिक लक्षण की, तो देख सकते हैं आपके पहले पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या होता है, फिर आप पढ़ेंगे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको आपके पेरेंट का पता होना चाहिए, आपके ऑफस्प्रिंग का पता होना चाहिए, जहां से वो लक्षण जो ट्रेट्स हैं वो आपके आगे आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आनुवांशिक लक्षण क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे कि आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं आनुवांशिक लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कईयों की हाइट सेम हो सकती है, कईयों के आपके बाल अब देखिए यहाँ माँ बेटे की पिक्चर दी हुई है, उसके अंदर दोनों के बाल कर्ली है, तो ठीक है, हो सकता है कि जो आपके उनके लक्षण थे वो आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे कह सकते हो कि देखो दोनों की हाइट सेम है, तो हाइट होता है आपकी हाइट ट्रांसफर, ऐसा होता है ना कि जब पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है तो बच्चों की हाइट्स भी ज्यादा होती है, या फिर कहते हैं कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम होती है बच्चों की हाइट भी कम होगी। तो इस तरीके कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, आंखों का रंग हो गया या फिर बहुत सारे स्किन कलर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। तो कुछ ऐसे ही हो गए आपके आनुवांशिक लक्षणों के उदाहरण। अब मैंने आपको बताया कि आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैंने आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह आनुवांशिकता का नियम दिया था। एक्चुअली जब उन्होंने दिया था ना, तब उन लोगों ने, होता है ना स्टार्टिंग में कि पहले तो पुराने जमाने में बहुत खोज हो गई, लेकिन लोगों ने उस वक्त उसको समझा नहीं। बाद में जब काफी सालों बाद, उनकी मौत के काफी सालों बाद जब वापस हुआ कि तब समझ में आया कि नहीं, इन्होंने ये नियम तो बहुत पहले दे दिए थे, ये चीजें तो बहुत पहले बता दी गई थी कि नहीं आनुवांशिकता जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने ये बताया था कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आपके जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ये बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी। तो ठीक है, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। फिर अब देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको जो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म आपको पहला पॉइंट से लिखना पड़ेगा। इनका जन्म 18
22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया। सेकंड, इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी, इन्होंने जो अपनी डिग्री ली थी वो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में ली थी। तो आप बताएंगे इन्होंने अपनी जो डिग्री ली थी, ग्रेजुएशन करी थी, ये स्नातक की डिग्री, हिंदी में बोलते हैं स्नातक, स्नातक की डिग्री फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। फिलोसफी में ली थी, ठीक है। ये अपनी डिग्री लेने के बाद काफी सालों तक चर्च के अंदर पादरी का उन्होंने काम किया था। अब पादरी, आप जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ऐसे चर्च में पादरी होते हैं, तो इन्होंने पादरी की जॉब की थी। पादरी, ये पादरी थी चर्च के अंदर। पादरी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या हुआ था, जहाँ इस चर्च में पादरी थे वहां पे बहुत सारी लैंड थी, बहुत सारी जमीन थी। वहां पे क्या किया उन्होंने, खेती करी। किस चीज की? उद्यान मटर। उद्यान मटर इज गार्डन की। आपके क्वेश्चंस में कैसा हो जाता है कि ना सिर्फ एक जगह मटर लिखा होता है, एक जगह उद्यान मटर लिखा होता है। तो इस चीज को एक स्पेसिफिकली बता दें। मटर के नॉर्मली तो बोल देते कि मटर के पेड़ पे उन्होंने खोज की, मटर के पौधों पे उन्होंने खोज की, बट बात ये होती है कई बार मटर और उद्यान मटर दोनों टर्म्स आ जाती है, तो आपको चूज किसे करना होगा पड़ेगा? उद्यान मटर को। तो उद्यान मटर याद रखिएगा, उन्होंने उद्यान मटर की वहां बहुत सारी खेती करी, ठीक है। वहां पे उन्होंने 7 साल तक इस पे खोज करी, पूरे 7 साल तक मतलब नोटिस किया किस तरीके से प्लांट्स में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कौन से लक्षण है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो उन्होंने ये काम किया था चर्च के अंदर, क्योंकि चर्च में बहुत सारी जमीन तो होती है, तो वहां पे उन्होंने खेती करी। उससे उन्हें समझ में आया आनुवंशिकता के, तब उन्होंने नियम दिए। उन्होंने तब दिए आनुवंशिकता का नियम, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि कुछ लक्षण हैं, कुछ चीजें हैं जो एक पीढ़ी से, यानी अब उन्होंने मटर के पौधे पे खोज की थी, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस पौधे पे, किसी ह्यूमन पे, किसी एनिमल पे उन्होंने खोज नहीं की थी, उन्होंने मटर के पौधों से शुरुआत की थी। तो मटर के पौधे पे इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। आपकी जो कुछ लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, अब आपने ये तो उन्होंने मटर पे बताया, बाद में ह्यूमंस के अंदर भी होती है वो चीज, एनिमल्स के अंदर भी होती है। एनिमल्स में भी तो होता है कि जब से कोई डॉग है, उस डॉग का पपी होता है तो कुछ कुछ उसके जैसा ही होता है, ऐसा तो होता नहीं कि नहीं उसके 2 ही पैर हो, नहीं उसके भी 4 पैर ही होते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक्स भी बाद में सब पे अप्लाई हुई, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने की थी प्लांट से, दैट इज आपका गार्डन पी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जब आपको ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में थोड़ा सा लिखने को आ जाए, ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में थोड़ी सी बात बताने को आ जाए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फिर इसके बारे में, इसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने जो खोज करी वो एक ब्रुन सोसाइटी करके एक पेपर पब्लिश होता था, वहां पे वो खोज पब्लिश हुई, ठीक है। वहां पे उसके फर्स्ट पेज खोज पब्लिश हुई, लेकिन फिर भी इसे कोई ऐसा नहीं बताया कि नहीं इन्होंने ये नियम दिया। ये बात हुई उनकी मृत्यु के 30 साल बाद लोगों ने, और दोबारा खोज करी लोगों ने, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये नियम तो ऑलरेडी पहले दे दिए थे मैंडल्स ने, क्योंकि वहां ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था एक बार आर्टिकल इस पे। तो उन्होंने बाद में आया, जब 30 साल बाद, उनकी मृत्यु के 30 साल बाद जब वापस ये खोज हुई, वापस जेनेटिक्स की खोज हुई, तब मालूम पड़ा कि नहीं, ये खोज तो काफी टाइम पहले ही हो चुकी है। तब इसे बोला गया मैंडलवाद का नियम, या मैंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? पहले आपको उनके जन्म के बारे में बताना पड़ेगा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी ग्रेजुएशन क्या हुई, उन्होंने क्या जॉब करी, फिर उन्होंने क्या रिसर्च करी, और रिसर्च किस प्लांट पे करी, ठीक है। तो आप एक बार ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया, ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए आपको किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। अब मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडलवाद क्या होता है? मेंडलवाद ये होता है, मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए अपनी खोज के आधार पर, खोज के आधार पर मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए, हाँ वो क्या नियम है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उन्होंने 3 नियम दिए आनुवंशिकता के। मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए उसे ही कहा जाता है मेंडलवाद।
उसे ही मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये हुई कि मेंडल उस टाइम पे इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, उनकी सफलता की वजह क्या थी कि उन्होंने उस टाइम पे ये बता दिया कि नहीं, आनुवंशिकता के बारे में उन्होंने काफी डिटेल से बता दिया। उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं उनके सफल होने की वजह, उनकी जो रीजंस हैं सक्सेसफुल होने के उस रिसर्च के अंदर, उसकी 3 वजह बताई। एक तो क्या मालूम पड़ेगा कि एक तो पहली बार 30 साल बाद वो वापस रिसर्च हुई, तो 30 साल बाद रिसर्च हुई, फिर उसकी उन्होंने सोचा कि इतने टाइम पहले भी उन्होंने एक फिलॉसफी में डिग्री लेके उन्होंने फिर इतनी सारी चीजें कैसे बता दी उस टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने पहले एक टाइम पे एक ही लक्षण को फॉलो किया, मतलब ऐसा नहीं किया कि एक साथ आपके सारी ट्रेट सारी प्रॉपर्टीज को लेके फिर स्टडी करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने एक ही लक्षण को लेके एक समय पर एक ही लक्षण पर अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, अब आप बताइए कि कैसे मालूम पड़ेगा जब 30 साल बाद रिसर्च हुई है दोबारा कि नहीं, उस टाइम उन्होंने क्या रिसर्च करी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबका सांख्यिकी विश्लेषण किया, मतलब आपको एकदम सब कुछ लिख के रखा, प्रॉपर स्टेट्स बना के रखे उसकी, ताकि जब वो 30 साल बाद देखे गए हो वापस तो उन्हें प्रॉपर मालूम चीज पड़ गई कि नहीं, उन्होंने इस वक्त ये चीजें लिखी थी और एकदम सही थी। तो दूसरा क्या था, सांख्यिकी विश्लेषण। स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है। थर्ड, उन्होंने जो पौधा चुना था, जो उन्होंने विश्लेषण के लिए जो पौधा चुना वो बहुत सही चुना था। क्यों चुना था, क्या उन्होंने सही पौधे का चुनाव किया। ये बात क्यों कही गई, क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है, हर साल लगता है। अगर मान लो कोई ऐसा नीम या बरगद के पौधे पे वो रिसर्च करते जिसे बड़ा होने में ही 20 से 35 साल लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं, तो वो कैसे इतने ट्रेड्स पे रिसर्च कर पाते। वो क्या होता था कि मटर का पौधा आपका 1 साल के अंदर ही वापस पूरा बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या चीज़ हुई कि जब उन्होंने 7 साल रिसर्च करी ना, 7 साल उनकी रिसर्च चली थी और 7 साल में उन्होंने 7 ट्रेड्स को रिसर्च कर ली थी, उन्होंने 7 लक्षणों पर रिसर्च कर ली थी। पहले तो एक टाइम पे एक करी, और दूसरा उन्होंने पौधा भी ऐसा लिया जो 1 साल के अंदर पूरी तरीके से पनप जाता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, उन्होंने पौधा चूज कौन सा किया था, अपना मटर का पौधा। तो ये बोला कि उन्होंने पौधे का चुनाव बहुत सही किया। दूसरा, उन्होंने ये अच्छा किया कि उन्होंने एक टाइम पे एक ही लक्षण का पे रिसर्च करी थी। उन्होंने एक साथ ऐसा नहीं कि सारे के सारे 7 लक्षणों पर रिसर्च स्टार्ट कर दियो, उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण पर रिसर्च करी। और दूसरा उनका सांख्यिकी विश्लेषण, क्योंकि 30 साल बाद वो प्रॉब्लम कर देता कि उन्होंने एक्चुअली क्या चीजें प्रॉपर रिसर्च क्या की थी, प्रॉपर तरीके से क्या क्या बताया गया था, उन्होंने सबको एकदम रिटर्न में सांख्यिकी विश्लेषण एक स्टेट्स बना के रखे हुए थे, तो जाके वो हेल्पफुल रहे। तो ये थे उनके सक्सेसफुल होने के, उनकी जो रिसर्च थी, उनका वो सफल होने की जो वजह थी वो ये थी। आपकी जो वजह आपके सिलेबस में गिवन है, आपके सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट के अंदर कि उनकी उस